Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about plastic waste recycling and this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. तो सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं. देखिए, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट रूल रिलीज़ किया है रिगार्डिंग प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट रिसाइकलिंग. तो कितने सारे मटेरियल्स जो चीज़ें हम खरीदते हैं उनकी प्लास्टिक पैकेजिंग होती है. डेली बेसिस पे इस तरह के कितने सारे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होते हैं और अगर इन प्लास्टिक वेस्ट को हमने रिसाइकल नहीं करना शुरू किया तो ओवर ए पीरियड ऑफ 20, 30, 40 ईयर्स हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है वो प्लास्टिक वेस्ट से लिटर्ड हो जाएंगी. सो दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट सच रेगुलेशंस जहाँ पे जो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट्स होते हैं अब उनको रिसाइकल किया जाएगा. तो एक बार जो भी चीज़ें आप ख़रीदते हैं उनके जो भी रैपर्स वगैरह हैं प्लास्टिक के जो पैकेजिंग है उनको आपको वापस से देना होगा सो दैट इट कुड बी रिसाइकल्ड. तो देखते हैं अभी ये ड्राफ्ट रूल है. अजय सेड ये फाइनली इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि जो फाइनल नोटिफिकेशन है दैट विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम December 6. अभी के लिए सरकार ने बस पब्लिक ओपिनियन के लिए इसको पब्लिक डोमेन में रखा है. द रिसेंट प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग जो नॉर्म्स या रूल्स उन्होंने निकाले हैं बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 6 दिसंबर तक इट विल बिकम ऑफिशियली एप्लीकेबल. तो इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझते हैं. तो एज आई सेड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स विल हैव टू कलेक्ट देयर प्रोड्यूस बाय 2024. तो जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, आप जो कुछ भी खरीद के लाते हैं तो उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे पार्ले जी वाला, इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से तो यही समझ में आ रहा है कि आप पार्ले जी बिस्किट बनाते हैं और पार्ले जी प्लास्टिक मटेरियल में पैकेजिंग करते हैं तो उनको अपना जो पैकेजिंग मटेरियल है उनको पूरी तरह से कलेक्ट करना होगा. दे विल हैव टू कलेक्ट ऑल देयर प्रोड्यूस बाय 2024. 2024 तक तो 100% उनको अपना पैकेजिंग मटेरियल कलेक्ट करना होगा, लेकिन अगले साल से ही दे विल हैव सर्टेन टारगेट्स. फॉर एग्जांपल दे विल हैव टू कलेक्ट 35% ऑफ द टोटल पैकेजिंग मटेरियल बाय 2021-22, 70% बाय 2022-23 एंड 100% बाय 2024. तो 2024 के बाद से हर साल जितना भी वो पैकेजिंग मटेरियल प्लास्टिक वेस्ट रिलीज़ करेंगे उनको वापस से कलेक्ट करना होगा और रिसाइकलिंग करानी होगी. अजय सेड दूसरा प्रोविज़न ऐसा ही है. प्रोड्यूसर मस्ट इंश्योर दैट देयर इज ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ द प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट मस्ट बी रिसाइकल्ड एज टू बी यूज्ड इन सब्सिक्वेंट सप्लाई. तो जो भी प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट हो रहा है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजना होगा ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट. सारे के सारे प्लास्टिक वेस्ट देखिए रिसाइकल नहीं किए जा सकते, लेकिन एक मिनिमम परसेंटेज सरकार अभी फिक्स करेगी, दैट इज़ येट टू बी नोटिफाइड. तो एक मिनिमम परसेंटेज हर प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर को रिसाइकल करना होगा. और अगर कोई अपना वो टारगेट पूरा ना कर पाया, मान लीजिए 40% आपको टोटल जो भी आप प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट, उसका 40% आपको रिसाइकल करना है. तो रिसाइकलिंग अगर आप 40% का टारगेट नहीं पूरा कर पाए, मान लीजिए 40% फॉर द टाइम बिंग इज ए हाइपोथेटिकल फिगर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो जितना भी परसेंटेज आपको रिसाइकलिंग करना है अगर आप वो पूरा नहीं कर पाते हैं देन देयर इज ए प्रोविजन जिसका नाम है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट. तो क्या है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये भी जरा समझिए. So as I said कि what if the entities fail to fulfill their rules, तो कैसा होगा कि आपको किसी दूसरे से सर्टिफिकेट खरीदना होगा. मैं एकदम सरल तरीके से बता रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूँ. पार्ले जी वाले को भी अपने पैकेजिंग का 40% प्लास्टिक मटेरियल को कलेक्ट करके रिसाइकल करना है. कलेक्ट तो 100% करना है, कम से कम 40% रिसाइकल करना है. ब्रिटानिया वाला को भी 100% कलेक्ट बैक करना है लेकिन 40% रिसाइकल करना है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि पार्ले जी वाला 40% रिसाइकल नहीं कर पाया हो, बस 30% ही रिसाइकल कर पाया, जबकि ब्रिटानिया वाला 40% तो करना ही था, उसने अपने टारगेट से ज़्यादा रिसाइकल कर दिया, 50% रिसाइकल कर दिया. उस केस में ब्रिटानिया वाले को क्या मिलेगा? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट. सो देयर विल बी एन EPR सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू द मेकर्स एंड यूजर्स ऑफ द प्लास्टिक पैकेजिंग हु कुड कलेक्ट सर्टिफिकेट एंड ट्रेड इन देम. तो जो जितना आपको प्रोड्यूस कर, जितना आपको रिसाइकल करना था, अगर आप उससे ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे इस केस में ब्रिटानिया वालों को 40% करना था लेकिन उसने 50% कर दिया, तो उसको 10% के बराबर का उसको EPR सर्टिफिकेट मिलेगा जो मार्केट में बेच सकता है. दिस विल बी ट्रेडेबल.
और पार्ले जी वाला उसने उसको 40% करना था लेकिन उसने बस 30% किया, तो उसको 10% मार्केट से ईपीआर सर्टिफिकेट खरीद करके अपना जो टारगेट है उसको पूरा करना होगा। तो दैट इज़ हाउ ईपीआर सर्टिफिकेट हैज़ कम इन टू प्ले कि जो अपना टारगेट नहीं पूरा करेगा रिसाइकलिंग का उसको मार्केट से किसी और से खरीदना होगा। तो ओवरऑल कोई ना कोई मार्केट में एक्स्ट्रा जरूर रिसाइकल करेगा, देन ओनली जो फुलफिल नहीं कर पाया कमिटमेंट वो मार्केट से ईपीआर सर्टिफिकेट खरीद करके अपना जो टारगेट है वो पूरा करेगा। तो इन दैट वे ओवरऑल जो टारगेट है दैट विल बी मेट, ये है भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव। और अगर वो फिर भी अगर मार्केट से भी ईपीआर सर्टिफिकेट नहीं खरीद पाता है तो इस केस में जो ट्रेडिशनल तरीके से फ़ाइन लगाया जाता था किसी भी कंपनी पे फ़ाइन नहीं लगाया जाएगा, बट जो नया टर्म लाया गया है वो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन। तो मतलब कुछ एक पैसा देना होगा उस कंपनी को जो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा, उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम। और जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इट विल डेवलप कंप्लीट मैकेनिज्म कि कैसे ईपीआर सर्टिफिकेट जनरेट होंगे, कैसे वो मार्केट में से ट्रेड किए जाएंगे। अभी ये पूरा मैकेनिज्म डेवलप होना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे उस पर क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे आप जब कहीं आपके प्लास्टिक वेस्ट को आप लेकर के जा करके जमा करेंगे तो आपको ईपीआर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कैसे आप उसको मार्केट में खरीद बेच सकते हैं। इन सब का डिटेलिंग डेवलपमेंट विल बी डन बाय सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लेटर ऑन। प्लास्टिक, इस प्लास्टिक वेस्ट पैकेजिंग मटेरियल रिसाइकलिंग जो रूल्स लाई है भारत सरकार, इसमें उन्होंने प्लास्टिक के टाइप्स भी डिफाइन किए हैं। तो उन्होंने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जिनको इस रूल के अंतर्गत लाया जाएगा। कैटेगरी 1 प्लास्टिक आर रिजिड प्लास्टिक, वैसे उनको थर्मोसेट प्लास्टिक भी कहते हैं, उनको जल्दी उनको चेंज कर पाना उसके फीचर्स को डिफ़िकल्ट होता है। देन कैटेगरी 2 प्लास्टिक इज़ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक जो आराम से मुड़ सकता है, इट माइट बी सिंगल लेयर और मल्टी लेयर प्लास्टिक। कैटेगरी 3 प्लास्टिक इज मल्टी लेयर प्लास्टिक विथ एटलीस्ट 1 लेयर दैट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल दैट इज अदर देन प्लास्टिक। और तीनों तरह की कैटेगरी के लिए अलग अलग टारगेट्स सेट किए हैं रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल एंड देयर रिसाइकलिंग। तो याद रखना है 3 तरह के प्लास्टिक कैटेगराइजेशन किए हैं और तीनों के लिए अलग अलग टारगेट्स दिए हैं, लेकिन उनका डिटेल में कि किस तरह के प्लास्टिक के लिए कितना % रिसाइकल करना है ये हम रटेंगे नहीं, बिकॉज दैट विल बी टू मच फैक्चुअल। The next article is taken from international segment. It is about China opposing visit of our vice president to Arunachal Pradesh. So this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखते हैं क्या है करंट न्यूज़। देखिए इस साल इसी महीने के 9 अक्टूबर को हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू साहब ने अरुणाचल प्रदेश का विजिट किया। ही देयर एड्रेस्ड अ स्पेशल सेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन अरुणाचल प्रदेश जब उन्होंने विजिट किया तो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने उनके इस विजिट पे ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। उन्होंने कहा कि चाइना गवर्नमेंट हैज़ नेवर रिकॉग्नाइज्ड द अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ इंडिया और unilaterally Indian state and it opposes the Indian leader to visit the region। मतलब इन्होंने कह दिया चाइना साफ साफ कि हम अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा मानते ही नहीं हैं और अभी वो डिस्प्यूटेड एरिया है और इस कारण से इंडिया का कोई भी लीडर अरुणाचल प्रदेश को अगर विजिट करता है तो ये अच्छी बात नहीं है एंड दैट इज़ वाई चाइना हैज़ रेज्ड ऑब्जेक्शन टू इट। उस पर ऑफकोर्स इंडिया का रिस्पॉन्स आना ही था। इंडिया एक्सटर्नल मिनिस्ट्री सेड, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड दैट अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। भाई ये हमारे देश का हिस्सा है, इसमें संदेह कुछ भी नहीं है। इंडियन लीडर्स विजिट दिस स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द सेम वे एज दे विजिट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जिस तरह से वो दूसरे देशों को विजिट करते हैं, दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री को विजिट करते हैं, ठीक वैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश को भी विजिट कर सकते हैं। देयर कैन बी नो रिस्ट्रिक्शन अबाउट इट। तो मेन मुद्दा क्या है, क्यों अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना डिस्प्यूट करता है, व्हाट आर द अंडरलाइंग इशूज। तो अंडरलाइंग इशूज आर रिगार्डिंग लीगैलिटी ऑफ मैकमोहन लाइन। ये है मैकमोहन लाइन जो हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश स्टेट को सेपरेट करता है फ्रॉम तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। ये मैकमोहन लाइन की लीगैलिटी को डिस्प्यूट करता है चाइना, कहता है कि ये लाइन जेन्यून नहीं है, ये लाइन एक्सेप्टेबल नहीं है चाइना को। और यही कारण है कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के लोगों को प्रॉपर वीज़ा भी नहीं देता। अगर अरुणाचल प्रदेश के किसी इंसान को चाइना जाना है तो वो वीज़ा भी नहीं देता है, कहता है कि भाई तुम्हें वीज़ा की क्या ज़रूरत है, तुम तो अपने लोग हो, तुम्हें हम क्यों वीज़ा दें, अपने देश में आने के लिए कि वीज़ा की क्या ज़रूरत है। मतलब वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वो स्टेपल वीज़ा देता है, ऊपर से एक पेपर स्टेपल कर देता है, टेम्प्रोरी वीज़ा आप कह लीजिए, मतलब एक सुपरफिशियल तरीके से। तो
द पॉइंट इज कि ये जो लाइन है मैकमोहन लाइन दैट सेपरेट्स तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया, उस मैकमोहन लाइन की लीगलिटी को चाइना आइडेंटिफाई नहीं करता है. सो लेट अस सी व्हाई चाइना डज नॉट आइडेंटिफाई लीगलिटी ऑफ मैकमोहन लाइन. तो मैकमोहन लाइन वाज डिटरमाइंड एज ए रिजल्ट ऑफ सिमला कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन 1914. और ये 1914 के शिमला कॉन्फ्रेंस में के टाइम जब ये शिमला कॉन्फ्रेंस कराई जा रही थी तो उस टाइम में तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था, इस पर चाइना का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ करता था. तो ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी शिमला कॉन्फ्रेंस 1914 में, दैट वाज कॉल्ड बाय ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया मैकमोहन, और वहाँ पे तिब्बत और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी पार्टिसिपेट किया था. और उसी मीटिंग में शिमला अग्रीमेंट में, शिमला कॉन्फ्रेंस में ये 1914 के ये मैकमोहन लाइन डिटरमाइन की गई थी. वो बात अलग है कि चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया था, लेकिन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव मैकमोहन और तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एग्रीमेंट साइन हो गए, जिसके बाद से मैकमोहन लाइन को इस्टेब्लिश कर दिया गया. और चाइना इसी कारण से इसको इलीगल कहता कि तिब्बत के पास तो ऑटोनोमी है ही नहीं, तिब्बत तो हमारा हिस्सा है, तो तिब्बत जब हमारा हिस्सा तो तिब्बत आपके साथ एग्रीमेंट कैसे साइन कर सकता है. एंड दैट एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड एंड दैट इज वाई वी विल नॉट आइडेंटिफाई मैकमोहन लाइन. इंडिया कहता है कि भाई तिब्बत आपका हिस्सा बना है आफ्टर 1959, जब आपने तिब्बत को आफ्टर आई एम सो सॉरी 1954 तिब्बत को देखो, इन्होंने 1949 में चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जब पावर में आई, उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने तिब्बत को 10 साल में पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है. तो 1954 में जब इंडिया ने एक पंचशील एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन किया था, उस टाइम में चाइना और इंडिया के पंचशील एग्रीमेंट में इंडिया ने कहा, माना था कि हाँ तिब्बत आपका हिस्सा है, चाइना का हिस्सा है. तो अब चाइना यही कहता है कि भाई तुमने तो कहा था कि तिब्बत हमारा हिस्सा है, तो अब क्यों कह रहे हो कि तिब्बत कैन साइन एन इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट. और जो एग्रीमेंट साइन हुई है मैकमोहन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव और तिब्बत के बीच में, दैट शुड नॉट बी वैलिड फ्रॉम दैट पॉइंट. जो आपने शिमला आपने जो पंचशील एग्रीमेंट में कह रखा है कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना, तो इंडिया का भी आर्गुमेंट सिंपल है कि भाई हमने 1954 में माना है ना, जब हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया तब हमने माना है ना कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना. उसके पहले तक हम तिब्बत को इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट मानते थे, और यही कारण है कि तिब्बत ने जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव मैकमोहन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, वो एग्रीमेंट हमारे हिसाब से वैलिड है. अदरवाइज तो ब्रिटिशर्स ने जो भी एग्रीमेंट साइन किया वो सब इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स तो सरकार में है नहीं इंडिया के अंदर. सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर नॉट डिस्कस्ड. इंडिया का पर्सपेक्टिव ये है कि ठीक है, आज के टाइम में चाइना का हिस्सा है तिब्बत, और इंडिया ने इस बात को माना है थ्रू 1954 पंचशील एग्रीमेंट. बट द शिमला एग्रीमेंट और शिमला कॉन्फ्रेंस का जो पैक्ट था बिटवीन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव मैकमोहन एंड तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज ऑल्सो इक्वली वैलिड. इस टॉपिक के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं. ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट. इट टॉक्स अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी सोशल इंडिकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. Global Hunger Index. This is jointly published by 2 organizations, Concern World Life और जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन है वेल्थ हंगर लाइफ. ये दोनों मिल करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश करते हैं हर साल. 2006 से ये हर साल अक्टूबर महीने में पब्लिश करते हैं. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया भर में हंगर का लेवल कितना है, माल न्यूट्रिशन का लेवल कितना है, उसको ये मेजर करने की कोशिश करते हैं. सो टोटल 4 इंडिकेटर्स आर मेजर्ड अंडर ग्लोबल हंगर इंडेक्स. अंडर नॉरिशमेंट इज शेयर ऑफ पॉपुलेशन विथ इनएफिशिएंट कैलोरी इनटेक, कि जो आप खाना खाते हैं उससे प्रॉपर एनर्जी आपको मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही है. अगर नहीं, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अननॉरिश्ड पॉपुलेशन. चाइल्ड वेस्टिंग वो बच्चे चाइल्ड वेस्टिंग कैटेगरी में आते हैं जिनकी एज 5 से कम है, एंड दोज हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट. कुछ बच्चों को आप देखते होंगे कि हाइट के हिसाब से उनकी वजन काफ़ी कम होती है, जिनको हम लोग कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग. चाइल्ड स्टंटिंग वो बच्चे होते हैं एज 5 से कम, बट दे हैव लो हाइट फॉर देयर एज. चाइल्ड मोर्टेलिटी, द रेट एट विच चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 5 डाई. तो 4 या 5 चीज़ों को इंडिकेटर में लिया जाता है. कितना हम लोग कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, और उसके बेसिस पे दुनिया भर के कंट्रीज़ को स्कोर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 100 पॉइंट स्केल. अब देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021. इस साल का ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश हो चुका है, और इंडिया की रैंकिंग हर साल ख़राब ही होती जा रही है, इफ़ यू कैन सी दैट वे. मतलब आप देखिए 101 रैंक हमें मिली है इस साल आउट ऑफ 135 कंट्रीज़. जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, उनके यहाँ पे भी हंगर कैटेगरी अलार्मिंग है, बट स्टिल दे हैव परफॉर्म्ड मच बेटर देन एज कंपेयर्ड टू इंडिया. आप देखिए पिछले साल हमारी रैंकिंग थी 94,
आउट ऑफ 107 कंट्रीज। इस साल हमारी रैंकिंग 101 पहुंच गई है, वापस से ख़राब हो गई, आउट ऑफ 135 कंट्रीज। इसके पीछे कोरोना एंड लॉकडाउन भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। अगर आप 2014 से बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग लगातार बुरी तरीके से ख़राब हुई है। यू कैन सी दिस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about Unicode recognition to Assamese language script. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. सबसे पहले समझते हैं यूनिकोड रिकॉग्निशन होता क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर के कीबोर्ड पे जब भी आप कोई कैरेक्टर क्लिक करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए लेटर ए, तो उस हर एक लेटर का एक यूनिक कोड नंबर होता है। कंप्यूटर ए को ए की तरह आइडेंटिफाई नहीं करता है, हर लेटर का अपना एक यूनिक कोड होता है कंप्यूटर के लिए। जैसे ए का यूनिक कोड है U+0041, जैसे एसएमएस फर्स्ट वॉवेल ऑफ एसएमएस अल्फ़ाबेट का कोड है U+0985, ठीक है। और ये जो स्पेशल यूनिक कोड है अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स के लिए, हर स्क्रिप्ट के हर एक स्क्रिप्ट के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग यूनिक कोड जनरेट किया हुआ है। और ये जो यूनिक कोड जनरेट किया गया है फॉर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, उस यूनिक कोड को जनरेट करने वाली एजेंसी है यूनिकोड कंसोर्शियम, विच इज़ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब करंट इशू क्या है? करंट इशू क्या है? काफ़ी पुराना मुद्दा है, 4-5 सालों से लगातार इशू में है। हाल फिलहाल में वापस से डिस्कशन में आया है कि जो बंगाली और असमीज़ लैंग्वेज है ना, उनके स्क्रिप्ट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी हद तक सेम है। और यही कारण है कि ये जो यूनिकोड कंसोर्शियम है, इसने बंगाली लैंग्वेज का बस यूनिकोड जनरेट किया है और असमीज़ का जनरेट नहीं किया है। दे हैव जस्ट जनरेटेड यूनिक कोड नंबर फॉर बंगाली बट नॉट फॉर असमीज़। और उन्होंने कैसे लिख करके दे दिया है कि भाई ये हो गई बंगाली की यूनिक कोड, यही असमीज़ के लिए भी वैलिड है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा असमीज़ के लिए एडिशन कर दिए। मुद्दा यह है कि दे हैव नॉट ट्रीटेड यूनिकोड रिकॉग्निशन में, दे हैव नॉट ट्रीटेड दिस यूनिकोड कंसोर्शियम हैज़ नॉट ट्रीटेड असमीज़ लैंग्वेज एंड इट्स स्क्रिप्ट एज ए यूनिक सेपरेट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट फ्रॉम बंगाली। इन्होंने बंगाली का आप मानिए एक सब पार्ट की तरह इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो सो फार असमीज़ हैज़ नॉट गॉट एनी सेपरेट यूनिकोड रिकॉग्निशन। ये जो यूनिकोड कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, दे आर डिफाइंड एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO स्टैंडर्ड ऑफ 10646। अब ये डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। ISO ने क्या कहा था, बहुत बार से इंडिया आसाम के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि भाई हमारे लैंग्वेज को, हमारे स्क्रिप्ट को अलग से सेपरेट यूनिकोड रिकॉग्निशन दे ISO ने अलग से असमीज़ को यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन देने से तो मना किया है, बट ISO हैज़ रिकमेंडेड कि हाँ, हम बंगाली स्क्रिप्ट का नाम बदल करके बंगाली असमीज़ स्क्रिप्ट जरूर कर सकते हैं। लेकिन आसाम में अभी भी इस बंगाली का नाम बदल करके बंगाली असमीज़ स्क्रिप्ट वाले जो सजेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। आसाम एंड असम के जो भी लर्नेड लोग हैं, दे आर डिमांडिंग ए सेपरेट यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन फॉर असमीज़ स्क्रिप्ट इन दिस यूनिक कोड नंबर रिलीज बाय यूनिकोड कंसोर्शियम। कल जब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। NTC हैज बीन मेड विद इन द एम्बिट ऑफ 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नो अगेन दिस इज रॉन्ग, इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2 ओनली। Which of the following state has highest number of tigers as per Tiger Census 2018? Correct answer will be option B, Madhya Pradesh. Prime Minister Formalization Scheme, Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme. It is a centrally sponsored scheme, absolutely correct, being launched by Ministry of Food Processing and Industry. Both statements are correct, so the correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.